All right, let's begin with the class today. आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है इंशाल्लाह सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी के सवालात को डील करेंगे। पिछली 3 क्लासेस से सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे थे, उसको समझ रहे थे। तो आज इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इसके कॉन्सेप्ट, इसके सवालात के जरिए अपने कॉन्सेप्ट को मजीद स्ट्रेंथन किया जाए। तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले सवाल से। द डायग्राम शोज 2 straight lines AB and CD which are unequal in length and bisect each other. अच्छा, सबसे पहली चीज जो जहन में आती है, जो जहन में आनी चाहिए, वो है बाइसेक्ट का मतलब क्या है। तो क्या मतलब होता है बाइसेक्ट का? What is the meaning of bisect? चैट बॉक्स में पार्टिसिपेशन आपने रखनी है ताकि मुझे भी पता चले बच्चों को कितना आता है। बाइसेक्ट का मतलब सिर्फ मीटिंग करना नहीं है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कट करना। सिर्फ कट करना कहना दुरुस्त नहीं है। बाइसेक्ट का मतलब होता है, वेरी गुड दोहा, कट एंड डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि 2 इक्वल हिस्सों में बाइसेक्ट करना, 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। तो अगर मैं यहां कहता हूं AB and CD are bisecting each other, AB and CD are bisecting each other, इसका मतलब AB CD को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगी। तो जो AB ने CD को काटा, तो CD का एक हिस्सा है CO और दूसरा हिस्सा है OD। ये दोनों हिस्से बराबर होंगे। और क्योंकि ईच अदर लिखा हुआ है, जिस तरह AB वाली लाइन CD को बाइसेक्ट कर रही है, इसी तरह CD वाली लाइन AB को भी तो बाइसेक्ट करेगी। तो अब जो AB वाली लाइन है, इसके भी 2 इक्वल हिस्से होंगे। एक हिस्सा होगा AO और एक हिस्सा होगा BO। अच्छा, डायग्राम, एक बात मैं हमेशा इस तरह के सवालात में बताता हूं, मैंने पहले भी बताया और मैं आगे तक ये बताता रहूंगा कि डायग्राम वाले सवालात में सवाल को पढ़ते जाएं और मार्किंग करते जाएं। डायग्राम में कुछ मार्किंग्स करते जाएं। अब देखें, सिंगल लाइन, डबल लाइन, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे दोबारा सवाल पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मुझे समझ आ गया कि CO और OD बराबर है, क्योंकि CD बाइसेक्ट हुई, लिहाजा मुझे पता चल गया कि CO इज इक्वल टू OD, और मुझे ये भी पता चल गया कि AO इज इक्वल टू OB। ये उसने बाइसेक्ट का लफ्ज का, उससे मुझे पता चला। तो मुझे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है सवाल, अगर मैंने सवाल में मार्किंग, डायग्राम में मार्किंग कर ली है तो। अच्छा, फिर उसने मुझसे सवाल पूछा, एक्सप्लेन व्हाई द ट्रायंगल्स AOC एंड BOD आर इक्वल इन एरिया। ये बताएं कि AOC और BOD का एरिया बराबर क्यों है। तो एक सवाल जहन में आता है कि क्यों है एरिया बराबर। एरिया बराबर होने की क्या वजह हो सकती है? अच्छा, एक बात याद रखें, सिमिलर ट्रायंगल्स में हमने देखा कि एरिया का रेशो लेंथ के रेशो का स्क्वायर होता है, और एक फिगर छोटा होता है, एक फिगर बड़ा होता है। इसका मतलब यह है कि दोनों का एरिया मुख्तलिफ होता है। लेकिन याद रखें, इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स द एरियाज ऑफ 2 triangles, या डायरेक्ट लिख रहा हूं, द एरियाज of 2 congruent triangles will be equal. The areas of congruent triangles will be equal. The areas of congruent figures, मैं और ज्यादा जनरलाइज कर देता हूं, सिर्फ ट्राइंगल्स पे अप्लाइड नहीं है। अगर 2 फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एरियाज बराबर होंगे, लेकिन अगर 2 फिगर्स सिमिलर हैं तो फिर उनका एरिया जो है, एक का कम होता है, एक का ज्यादा होता है। तो जब एग्जामिनर ने मुझे कहा कि साबित करो कि ये ट्रायंगल्स का एरिया बराबर है, तो इससे मतलब ये है कि वो मुझसे ये साबित करवाना चाह रहा है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। भाई तो सीधा सीधा बोलता ना कि प्रूफ करो या एक्सप्लेन करो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों है। यहां कह रहा है एक्सप्लेन करो इनका एरिया बराबर क्यों है। तो हम पहले बोलेंगे, पहले ये साबित करेंगे कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है।
और ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट क्यों है ये भी बताना पड़ेगा। तो अब ये कैसे बताया जाए कि ये कॉन्ग्रेंट है, और अगर ये बताएंगे कॉन्ग्रेंट है तो कॉन्ग्रेंसी का कौन सा वाला केस लगेगा। तो कॉन्ग्रेंसी के केसेस जो हमारे पास हैं हमें पता है, SSS, SAS, AAS और RHS। अब देखते हैं यहां पर कैसे साबित करें। तो मैंने आपको कहा था जब आपको ट्राइंगल्स को साबित करना हो कॉन्ग्रेंट, तो नाम को फॉलो किया करें। ट्राइंगल AOC और ट्राइंगल BOD, मैं लिख रहा हूं कंसिडर ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD। अब मुझे इनको कॉन्ग्रेंट साबित करना है। तो कॉन्ग्रेंट साबित करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि नाम का इस्तेमाल किया करें और नाम के साथ साथ डायग्राम को भी आप देखा करें। डायरेक्ट डायग्राम से साबित करने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नाम का इस्तेमाल करना है। तो मैं स्टार्ट लेता हूं। मैंने कहा देखते हैं AO और BO बराबर है क्या। AO इज इक्वल टू BO। हाँ भाई, जब डायग्राम पे देखा तो हमें पता चला कि हाँ मैंने जो मार्किंग की हुई है AO वाकई BO के बराबर है। तो AO इक्वल टू BO, रीजन क्या है, AO BO के बराबर क्यों है। क्योंकि CD बाइसेक्ट्स AB। पूरी इंफॉर्मेशन जो है लिख दिया करें, हर रीजन देना है, एक्सप्लेन करना है, क्लियरली बताना है। क्योंकि CD बाइसेक्ट्स AB, लिहाजा AO और BO बराबर। फिर आए नाम पे आ जाए। AO देखा ना, अब OC देखते हैं। OC और OD बराबर है, OC और OD। अरे हाँ यार, नाम भी देखा, डायग्राम पे देखा तो OC और OD पे सिंगल सिंगल लाइन नजर आई। हमने कहा OC और OD भी बराबर है। क्यों बराबर है भाई, क्योंकि AB बाइसेक्ट CD। अच्छा जी, फिर हमने कहा लास्ट साइड बची है AC और BD। देखते हैं AC और BD बराबर है। तो AC और BD बराबर होने की कोई इंडिकेशन सवाल में मौजूद नहीं है। अगर तीसरी साइड की इंडिकेशन होती तो SSS के मुताबिक, SSS के मुताबिक कॉन्ग्रेंट साबित कर देते। लेकिन क्योंकि यहाँ तीसरी साइड की कोई इंडिकेशन सवाल में मौजूद नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि ये तीसरी साइड बराबर है, लिहाजा कॉन्ग्रेंसी साबित करने के लिए इस तीसरी साइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब दो साइड वाला केस कौन सा है, SAS। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंगल कैसे साबित किया जाए, और वो जो एंगल होना चाहिए वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। SAS के मुताबिक जो दो साइड्स होंगी उनके दरमियान का एंगल होना चाहिए। तो यहां पर देखें जो दो साइड्स है क्या उनके दरमियान का एंगल बराबर है। मतलब ये वाला और ये वाला। और नाम से भी देखें AOC और BOD बराबर हैं, वाकई बराबर है। कैसे बराबर है ये, क्या रीजन है, वाई आर दे इक्वल। AOC और BOD बराबर क्यों है, व्हाट इज द रीजन। वेरी गुड, जबरदस्त मुतार, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जबरदस्त, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हेंस ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रेंट। सिमिलर के केस में लिखना पड़ता है अंग्रेजी, इज सिमिलर टू, लेकिन कॉन्ग्रेंसी के केस में बस 3 लाइनें बना दे। ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOD। अब क्योंकि कॉन्ग्रेंट है, हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD। मतलब जितनी मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल्स में दे सकता था, जितनी मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन दे सकता था, मैंने दे दी। दो ट्रायंगल्स के एरिया सिर्फ तब सेम होंगे जब वो कॉन्ग्रेंट है। सबसे पहले ये साबित करना होगा कि वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। सही है जी, ये हमें बात समझ आ रही है। चले, पहला सवाल मुकम्मल हो गया। बहुत सिंपल सवाल था जो कि जून 2000 पेपर 1 में आया था। पेपर 1 में सवाल नॉर्मली कम छोटे होते हैं, तो पेपर 1 का सवाल बहुत आसानी से हमने डील कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब।
पार्ट नंबर ए, आर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ सिमिलर? एक्सप्लेन योर आंसर क्लियरली। अच्छा, सबसे पहली चीज, सवाल दो किस्म के होते हैं। एक किस्म के सवाल में एग्जामिनर बोलता है प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी, प्रूव दैट दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, या प्रूव दैट दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। जब एग्जामिनर प्रूफ करने का कहे, इसका मतलब वो ट्राइंगल्स यकीनन कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर हैं। एग्जामिनर जानता है कि वो कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर हैं, बस वो हमसे रीजनिंग मांग रहा है, हमें कह रहा है प्रूफ करो, तो उसमें फिर आंसर यस ही होगा, मतलब दे आर डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर if examiner is asking us to prove. However, if examiner says determine whether they are similar or not, whether they are congruent or not, so in that case the answer can be in yes as well and in no as well. तो प्रूविंग में आंसर yes ही हो सकता है, हम ये फतवा जारी नहीं कर सकते प्रूविंग के सवाल में कि भाई ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये बच्चों वाली बात है। प्रूव करना है मतलब यू हैव टू प्रूव इट, वो यकीनन कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर है, आपने साबित करना है। लेकिन जब डिटरमिन करना है तो यस भी हो सकता है, वो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो भी सकते हैं, और वो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर शायद ना भी हो, तो वी हैव टू सी इन दैट केस। सही है। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर हमें डिटरमिन करना है क्या ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ सिमिलर है। एक्सप्लेन योर आंसर क्लियरली। अच्छा, अब सिमिलरिटी की जब बात आई ना, तो मेरे जहन में सिमिलरिटी के टेस्ट आना शुरू हो गए। मैंने कहा सिमिलरिटी के कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सिमिलरिटी का पहला टेस्ट SSS, जिसके मुताबिक अगर दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड प्रोपोर्शनल हैं, सिमिलर में S का मतलब होता है प्रोपोर्शनैलिटी, A का मतलब होता है इक्वालिटी। एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, तो अगर दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो वो सिमिलर होंगे। फिर आया SAS, अगर दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो वो सिमिलर है। और तीसरा केस है AAA, अगर कोई साइड नहीं पता तो तीनों एंगल्स को साबित कर दो कि सेम है, और मैंने बताया था दो को साबित कर दिया तो तीसरा ऑटोमेटिकली साबित हो जाता है, इसलिए लिखने की भी जरूरत एज सच नहीं होती, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि हम तीसरा एंगल के बारे में लिख देंगे, तीसरा भी बराबर है। क्यों? क्योंकि एंगल सम ऑफ ट्राइंगल इज 180, तो तीनों एंगल को हम सेम साबित कर देंगे, तीनों एंगल्स को हम सेम साबित कर देंगे तो ट्राइंगल सिमिलर साबित हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर तीनों एंगल्स का तो कोई जिक्र ही नहीं है, इसी तरह साइड एंगल साइड भी नहीं ले सकता क्योंकि किसी एंगल का कोई तस्वुर नहीं है, तो यहाँ पर सिमिलरिटी का साबित होना SSS की बेसिस पर होगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों साइड्स दी हुई हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं कैसे डिटरमिन करूं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं। यहाँ पर तो खैर ट्राइंगल सीधे सीधे पड़े हुए, बाज़ औक़ात ट्राइंगल उल्टे पड़े होते हैं, एक सीधा पड़ा है, उल्टा पड़ा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे डिटरमिन होता है। तो भाई मैं कहता हूं नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नाम ही है जिससे सारे काम होते हैं। ये नाम है जब बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे काम इस नाम की बेसिस पर ही होते हैं। तो अगर मुझे बताया जा रहा है कि डिटरमिन करो क्या ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर है, तो मैं नाम के जरिए कॉरेस्पॉन्डिंग देखता हूं। एबी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड? डीई, तो इसका मतलब AB और DE का एक रेशो होगा। फिर BC के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड? EF, इसका मतलब BC और EF का भी एक रेशो होगा। फिर AC के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड? DF, इसका मतलब AC और DF का भी कोई रेशो होगा। ये तो तीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जिनके रेशोज आ गए। सिमिलैरिटी तब साबित होगी जब ये तीनों रेशोज बराबर हों। For them to be equal, for them to be similar, for the triangles to be similar, the three corresponding sides must be proportional. This means all ratios must be same. तो यहां देखते हैं क्या ऐसा है। तो AB is 3 upon 4.5 is equals to BC upon EF, 6 upon 9 is equals to AC which is 4 upon 8. अच्छा, जरा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2 upon 3, ये भी आ जाएगा 2 upon 3,
बट द लास्ट वन इज 1/2, मतलब ये इक्वल नहीं है, दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे नो दे आर नॉट सिमिलर। नो दे आर नॉट सिमिलर। क्यों भाई? एज ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स are not proportional. Yeah, the ratio of all the sides is not same. The ratio of all corresponding sides is not same. ज़्यादा professional लफ्ज़ है, as proportional उसी को इस्तेमाल करें. No, they are not similar. Why? As all corresponding sides are not proportional. और वर्किंग हमने सपोर्टिंग दिखाई हुई है, तो एक अंग्रेजी की स्टेटमेंट मार दी, उससे हमारा काम हो गया। तो यहाँ पर और दो टेस्ट तो काम कर ही नहीं सकते थे, सिर्फ एक ही टेस्ट था SSS, जिसकी बेसिस पे डिटरमिन करना था, और डिटरमिन किया कि नहीं, क्योंकि सारे रेशियो सेम नहीं है, लिहाजा ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। अच्छा, ट्रायंगल का पार्ट 2 का पार्ट भी मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद अगर किसी को कुछ कॉपी करना हो तो कॉपी कर सकता है, अगर नहीं किया हो कॉपी तो। अच्छा, पार्ट बी, ट्रायंगल्स LMN एंड PQR आर सिमिलर। देखिए, पार्ट ए और पार्ट बी में बड़ा डिफरेंस है। पार्ट बी में हमें बताया जा रहा है कि ट्रायंगल सिमिलर हैं, डिटरमिन नहीं करना, बताया जा रहा है, और हमें एक अननोन वैल्यू निकालनी है, द वैल्यू ऑफ x। तो व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अगर मैं नाम दे दूं, ट्रायंगल नाम तो पता ही है, LMN और PQR। ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल का मतलब L वाला एंगल P के बराबर होगा। अगर मैं मार्किंग कर लूं, L वाला एंगल होगा P के बराबर, M वाला एंगल होगा, M को डबल से डिनोट करते हैं, M वाला एंगल बराबर होगा Q के, और R वाला एंगल जो है वो बराबर होगा N के। बहरहाल यहाँ पर अगर कोई भी एंगल दिया होता तो फिर हम बात करते हैं एंगल्स की, लेकिन इस वक्त तो सिर्फ डिस्कस कॉन्सेप्ट के लिए कर रहा हूं, यहाँ पर एंगल का कोई काम नहीं है। अच्छा, फिर क्योंकि इस ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होंगे। इसका मतलब LM, जैसे ही उसने कहा ना कि सिमिलर है ट्राइंगल्स, आप समझ गए तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। और जब लेंथ्स दी हुई हो कुछ और कुछ लेंथ्स मांगी जाए तो आप फौरन रेशियो बना लिया करें। LM अपॉन PQ, कॉरेस्पॉन्डिंग नाम से देखें, LM अपॉन PQ is equals to MN upon QR is equals to LN upon PR। अच्छा, अब देखते हैं कौन से काम के रेशियोज हैं। LN क्या है 3, सब्स्टिट्यूट करें। PQ क्या है 5। देखिए, एक रेशियो बिल्कुल नोन हो गया, 3/5। MN कितना है 4.2। QR कितना है X। अच्छा, LN कितना है 3.8। PR कितना है नहीं पता, और PR हमसे मांगा भी नहीं है, हमसे तो X मांगा है। तो हम कोई भी दो पेयर्स लेते हैं, तो 3 पेयर्स है ना, 3 रेशियोज है। जब इक्वेशन बना के अननोन निकालना है तो वी कनेक्ट एनी 2 रेशियोज। तो अब यहां पर किन दो को कनेक्ट करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि PR के हवाले से ना कुछ मांगा है ना कुछ निकालना है, लिहाजा ये थर्ड वाला रेशियो देखने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने कहा 3/5 इज इक्वल टू 4.2/x। तो x इज इक्वल टू 4.2 मल्टीप्लाई बाय 5/3। तो x का आंसर आ जाएगा 7। तो जब उसने सिमिलर बताया, हम समझ गए ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। लेंथ अननोन मांगी थी, तीनों के तीनों रेशियोज बनाए, यही तरीका फॉलो करना है आपने। और तीनों रेशियोज बनाने के बाद जो काम के रेशियोज थे उसको आपने फॉलो किया और आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने मुकम्मल कर लिए। अगर किसी को कुछ कॉपी करना है कंटेंट तो वो कॉपी कर सकता है, जिसके बाद अब आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन 3 की जानिब। कुछ क्वेश्चन मैं अपनी सुपरविजन में करवाऊंगा ताकि फिर आपको मसले मसाइल ना हो। कॉपी हो जाए एक दफा तो डन लिख दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता हो कि भाई सबका कॉपी हो गया।
जी बिल्कुल, पी आर भी इसी तरीके से निकल सकता है। अगर हमें पी आर निकालना होगा तो हम 3/5 को इक्वेट कर देंगे 3.8 अपॉन पी आर से। 3/5 इज इक्वल टू 3.8 अपॉन पी आर। एक नॉन रेशो और एक पार्शली नॉन रेशो को इक्वेट करके पी आर भी निकाला जा सकता है। अगर पी आर निकालने को कहता तो बिल्कुल निकाल लेते, तरीका यही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर किसी का कॉपी नहीं हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, in the diagram ABCD is a quadrilateral with BA parallel to CD। ABCD एक quadrilateral है जिसमें BA जो है वो CD से पैरेलल है। AC and BD meet at X। AC and BD meet at X। डायग्राम बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन को पढ़े और डायग्राम पे कुछ मार्क करना हो तो मार्क भी करते रहे। CX is 8 and XA is 10। पार्ट ए में कह रहा है गिवन दैट BD is equals to 27। BD पूरा हमें पता है 27 है और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड BX। BX हमें निकालना है और BD पूरा पता है और BX BD का ही एक पार्ट है। अच्छा, हमने कहा यार ये कैसे निकाले लेंथ, तो लेंथ निकालने का क्या तरीका होता है। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं तो सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ बराबर होती है। अगर सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहां पर कॉन्ग्रुएंसी के लिए तो इतना डाटा नहीं है कि हम कॉन्ग्रुएंट साबित करें किसी ट्रायंगल को। तो यहां पर पहले हमें सिमिलर साबित करना होगा ट्रायंगल्स को, जिसके बाद ये लेंथ निकल सकती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन से ऐसे ट्रायंगल्स हैं इस डायग्राम में जिनको सिमिलर साबित किया जा सकता है, और सिमिलर साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो याद रखें, जब सवाल में पैरेलल लाइंस हो, जब सवाल में पैरेलल लाइंस हो तो एक घंटी बजनी चाहिए। याद करें, मैंने आपको एक केस करवाया था, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है और ये दो लाइंस पैरेलल हैं। याद है ये केस। तो मैंने कहा ये वाला बराबर होगा इसके, ये वाला बराबर होगा इसके, और आमने सामने वाले भी बराबर होंगे। तो तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। ये सिनेरियो हमें कहां हासिल हो रहा है, ये सिनेरियो हमें AXB और CXD में हासिल हो रहा है। तो पहले डिसाइड करते हैं कौन सा एंगल किसके बराबर है। तो अब देखिए, एंगल A किसके बराबर है, एंगल C के, ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से। एंगल B किसके बराबर है, एंगल D के, ऑल्टरनेट की वजह से। ये एंगल X जो है किसके बराबर है, ये एंगल X के बराबर है। क्यों भाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देख सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के तमाम एंगल्स बराबर हैं, लिहाजा ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। लेकिन यहां पर सिमिलैरिटी साबित नहीं करनी, यहां पर ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी को इस्तेमाल करते हुए लेंथ निकालनी है। तो यहां पर तो सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर है, वो ही बहुत है। तो मैं सिर्फ आइडेंटिफाई करके लिख देता हूं ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा, नाम बड़े ध्यान से देना है क्योंकि नाम तो अब है नहीं हमारे पास। तो नाम देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग के बेसिस पर। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं एक का नाम दे देता हूं ABX, ट्राइंगल ABX,
तो फिर यहां पर नाम क्या दूंगा, ए बी एक्स, यहां पर नाम दूंगा सी डी एक्स. Triangle ABX and triangle CDX are similar. नाम कैसे दिए, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग सी था, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी था, सिंगल एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल. तो ए बी एक्स यहां भी ये फॉलो किया, सिंगल डबल ट्रिपल, सी डी एक्स. दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, लिहाजा रेशो सेम होंगे. लिहाजा ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन सी एक्स. तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो सेम है. अच्छा, अब ए बी और सी डी, ए बी दिया हुआ है हमें, ए बी है 10, सी डी है, एक मिनट, ए बी 10 का है, ए बी तो पता ही नहीं है, ना ए बी पता है ना सी डी पता है. इसका मतलब ये वाला पेयर मेरे किसी काम का नहीं है. बी एक्स देखते हैं, बी एक्स, बी एक्स तो मांगा गया है भाई, बी एक्स अपॉन डी एक्स. डी एक्स कितना है, डी एक्स हमें नहीं पता, दोनों ही नहीं पता. अच्छा, मुझे बी एक्स मांगा गया है ना, मैं एक काम करता हूं, मुझे बी डी तो पता है, मुझे बी डी तो पता है, तो मैं कहता हूं बी एक्स जो है ना उसको मैं एक्स मान लेता हूं. अगर बी एक्स को मैंने एक्स मान लिया और बी डी पूरा 27 है, तो मुझे पता है एक्स डी क्या होगा. अगर बी एक्स हमारा एक्स है और बी डी पूरा 27 है, तो एक्स डी क्या होगा, -27 माइनस एक्स. वेरी गुड. तो मैं यहां कह रहा हूं 27 माइनस एक्स, ये हो जाएगा मेरा 27 माइनस एक्स. तो अब यहां पर जो बी एक्स अपॉन डी एक्स लिखना था, तो बी एक्स की जगह पे मैं लिख देता हूं एक्स और डी एक्स की जगह लिख देता हूं 27 माइनस एक्स. दोनों ही अननोन है लेकिन दोनों इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है. और ए एक्स कितना है, ए एक्स इज 10, सी एक्स कितना है, सी एक्स इज 8. तो ये दो एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन से कनेक्ट होंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 5 10, 2 4 8. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4x इज इक्वल टू 5 इंटू 27 135 माइनस 5x 9x इज इक्वल टू 135 एंड x इज इक्वल टू 135 अपॉन 9. 9 1 जा 9 1 जा 4 बचा, 9 5 जा 45. आंसर आ गया 15. तो x इज इक्वल टू 15 आंसर आ गया. और x तो हमने bd को कहा था, नहीं bx को कहा था, लिहाजा bx की वैल्यू आ गई 15. bx इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. बताएं, ये सवाल सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट या कोई मसला तो नहीं है. देखिए, मैं हर दफा तो पूछूंगा नहीं कि डाउट है या नहीं. अगर किसी को डाउट हो बेझिझक मुझसे सवाल पूछा जा सकता है. रेज हैंड करें, कंफ्यूजन को आप रेज करें और मैं उस सवाल का जवाब आपको दे दूंगा. कोई टेंशन की बात नहीं है, सही है. तो किसी को भी किसी किस्म का डाउट आए, दिमाग में कोई सवाल पूछना हो, चैट पे काम हो सकता है, चैट पे कर लें. आपको लगता है लाइव क्वेश्चनिंग करनी है, आप माइक ऑन करके सवाल पूछ लें, मुझे कोई मसला नहीं. अच्छा, ये हमारा पार्ट ए यहां पर मुकम्मल हो गया. सही है, ये हमारा पार्ट ए था. अच्छा, अब मुझसे पूछा जा रहा है पार्ट बी. फाइंड द रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स सी एंड ट्राइंगल ए एक्स डी. इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स सी अपॉन, रेशो का मतलब अपॉन होता है, डिवीजन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स डी. ये पूछा है हमसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स डी. तो ये कैसे निकाला जाए? तो एरिया के लिए हमने सीखा था कि बाज़ औक़ात ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो एरिया का रेशो निकालने के लिए लेंथ के रेशो का स्क्वायर, और अगर सिमिलर नहीं है, उनकी कॉमन हाइट है,
तो रेशियो ऑफ एरिया इज रेशियो ऑफ बेसिस। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो क्या ट्राइंगल सिमिलर है? क्या बी एक्स सी और ए एक्स जी सिमिलर है? बताएं, पार्टिसिपेशन करें ताकि मुझे पता चले दिमाग में क्या चल रहा है। क्या ट्राइंगल बी एक्स सी और ए एक्स जी सिमिलर है? सबकी पार्टिसिपेशन एक्टिव चाहिए। क्या बी एक्स सी और ए एक्स जी सिमिलर है? नो रिस्पॉन्स। ट्राइंगल बी एक्स सी और ए एक्स डी सिमिलर नहीं है। नो, दे आर नॉट सिमिलर। एक रिस्पॉन्स आया लेकिन गलत आया। सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है भाई? क्योंकि यहां पर अगर एडी और बीसी पैरेलल होते ना, अगर बीसी और एडी पैरेलल होते तो सिमिलरिटी की बात आती, लेकिन दे आर नॉट पैरेलल। जब पैरेलल नहीं है तो बस एक ही एंगल सेम है। आप देखें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर आप रेशियो भी निकाल लें तो बी एक्स जो है 15 है और एक्स डी जो है वो 12 है। 15 माइनस 27 12 है, तो 15 और 12, और ये 8 और 10। सही है, एक साइड है 15, ये है 12। तो अगर मैं देखूं तो क्या ट्राइंगल बी एक्स सी और ए एक्स डी सिमिलर है? चले एंगल्स के हिसाब से नहीं है, साइड एंगल साइड के हिसाब से देखते हैं। 15 और 12 का रेशियो क्या है? 15 अपॉन 12 करेंगे ना तो रेशियो आएगा 5:4, और 8 अपॉन 10 करेंगे तो रेशियो आएगा 4:5। देखें, नाम से देखें, बी एक्स अपॉन ए एक्स करें 15 अपॉन 10, और एक्स सी अपॉन एक्स डी करें 8 अपॉन 12। तो यहां आ रहा है हमारा 3/2, और यहां आ रहा है 2/3। 3/2 2/3 के बराबर तो नहीं है। 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3। चले, मैंने तो बी एक्स और ए एक्स को कॉरेस्पॉन्डिंग रखा, बी एक्स को और एक्स डी को कॉरेस्पॉन्डिंग रख लें तो भी 4/5 और 5/4 आ रहा है। इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम नहीं है। जब सेम नहीं है इसका मतलब ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, और ट्राइंगल अगर सिमिलर नहीं है इसका मतलब लेंथ का रेशियो लेने का कोई मकसद नहीं बनता। अच्छा, फिर हम देखें क्या बी एक्स सी और ए एक्स डी में कॉमन हाइट है? कॉमन हाइट वाले के तो बेसिस सेम लेवल पे होते थे, तो यहाँ पर तो कॉमन हाइट वाला केस भी नहीं लग रहा। वो तो हमने डायग्राम ही अलग किस्म के पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या किया जाए? तो याद रहे, अगर कॉमन हाइट वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहा, सिमिलर वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, तो डायरेक्ट फिर एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल किया करें। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के जरिए तो हमने कॉमन हाइट वाला कॉन्सेप्ट डिराइव किया था ना। कॉमन हाइट में हमने निकाला था रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेसिस। कैसे निकाला था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला जो फॉर्मूला था उसके जरिए तो डिराइव हुआ था। लेकिन यहां पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी वैलिड नहीं है, क्योंकि हाइट कॉमन नहीं है, कटेगा कैसे? और हाइट दोनों की अलग अलग है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपने स्कूलों में तो यकीनन पढ़ी होगी, हमने नहीं पढ़ी, अभी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो ट्रिग्नोमेट्री का एरिया का ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जिसने पढ़ा है, जाहिर सी बात है स्कूल तो तकरीबन जाते हैं तो पढ़ा ही होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में कहा जाता है कि अगर ट्राइंगल नॉन राइट एंगल है, अगर ट्राइंगल नॉन राइट एंगल है तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन सी। दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, हाफ ए बी साइन सी। तो अगर मैं ये लगाऊं
तो बी एक्स सी का एरिया ऐसे निकलेगा, समझ लें ये बी एक्स सी वाला जो एंगल है ना, इसको मैं थीटा कहता हूं। तो ये ए एक्स डी वाला एंगल कितना होगा? अगर बी एक्स डी वाला थीटा है, इसको मैंने मिटा दिया, सही है। अगर बी एक्स डी वाला एंगल थीटा है, बी एक्स सी वाला एंगल, अगर एंगल बी एक्स सी को मैं थीटा कह रहा हूं, तो ए एक्स डी वाला एंगल क्या होगा? ये भी थीटा होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो इसका मतलब ये इंडिकेशन मिल रही है कि अगर मैं हाफ ए बी साइन सी लगाता हूं, तो साइन थीटा दोनों जगह आएगा और कट जाएगा। तो हाफ ए बी साइन सी, तो हाफ इंटू 15 इंटू 8 इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल विच इज थीटा अपॉन हाफ इंटू 10 इंटू 12 इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल विच इज थीटा। साइन थीटा कट गए, हाफ और हाफ कट गए, तो 15 इंटू 8 अपॉन 10 इंटू 12 आ गया। और आप देखें तो 15 इंटू 8 का आंसर आता है 120 और 10 इंटू 12 का आंसर भी आता है 120। अरे ये तो एरियाज बराबर हो गए। जब एरियाज बराबर हो गए तो रेशो क्या आ गया? तो हम कहेंगे रेशो हो गया 1/1, और रेशो फॉर्म में देंगे तो 1:1। लिहाजा एरियाज का रेशो हो गया 1:1। मैं रिपीट कर देता हूं। इस सवाल में हमने ये देखा कि ट्राइंगल्स जिनका रेशो मांगा जा रहा था वो ना तो सिमिलर थे और ना उनकी हाइट सेम थी, कि हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हाइट और हाफ को कैंसिल कर दें तो रेशो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशो ऑफ बेसिस हो जाए। तो याद रहे, जब ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते तो फिर हम फॉर्मूलाज की तरफ जाते हैं। तो जब हम वहां फॉर्मूलाज की तरफ गए थे, जो मैंने आपको समझाया था, तो हाइट और हाफ कट रहे थे, तो रेशो ऑफ एरिया रेशो ऑफ बेसिस बना। यहां पर जब हम देख रहे हैं तो क्योंकि हाइट कॉमन नहीं है, लिहाजा उस फॉर्मूला की तरफ भी नहीं जाएंगे। तो फिर ट्राइंगल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ट्रिग्नोमेट्री वाला। ये बहुत रेयर है, देखिए 100 में से एक सवाल ऐसा आता है, बहुत रेयर सवाल है ये, मैं आपको बता दूं, ये पॉपुलर नहीं है। ऐसे सवाल आपको टॉपिकल में तो नहीं मिलेगा, कहीं आपको इक्का दुक्का सवाल मिल जाए तो मिल जाए, वरना बहुत मुश्किल। लेकिन एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, जो चीज एक दफा गुजर चुकी वो कभी भी आ सकती है, हर दफा कोई नई चीज लाता है वो। तो बहरहाल कोई भी चीज कनेक्ट हो सकती है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ हमने लर्निंग लर्निंग हर सवाल से लर्निंग किया करें, ये ना सोचा करें कि यार ये चीज नहीं है, एग्जाम में मैं कैसे सोचूंगा। एग्जाम में मदद करने वाली जात अल्लाह की जात है, जो आपकी मदद करेगी। तो अल्लाह का नाम लेके एग्जामिनेशन में जाएंगे, उस्ताद भी आपके लिए बहुत दुआएं करेगा इंशाल्लाह। और रब्बी ज़िदनी इल्मा, बिल्कुल जबरदस्त अहमद, बहुत अच्छी बात। रब्बी ज़िदनी इल्मा जो है कसरत से एग्जामिनेशन में पढ़ना होता है, ताकि जब ए अल्लाह मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, जब हमारे इल्म में इजाफा होगा तो अल्लाह जो है वो ऐसे दिमाग में डालेंगे कि हमारी सोच नहीं है। और मैं खुद से प्रैक्टिकली गुजर भी चुका हूं और मैंने देखा है बहुत इफेक्टिव अप्रोच है। जब भी फंसा रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ा, अल्लाह ने मदद की। तो अल्लाह से मदद के लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा बेहतरीन कलमा है। तो बहरहाल बताने का मकसद है, यहाँ पर सिमिलर नहीं है, कॉमन हाइट नहीं है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाए सीधा सीधा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग नहीं सकता, क्योंकि बेस और हाइट तो डिसाइडेड ही नहीं है, किसको बेस माने किसको हाइट माने। बेस और हाइट तो परपेंडिकुलर है, और यहाँ तो परपेंडिकुलर हाइट और बेस कुछ नजर नहीं आ रहा। तो अब क्या किया जाए? तो अब जो है यहाँ पर हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया, हाफ ए बी साइन सी। तो हाफ ए बी साइन सी के जरिए साइन सी कट गया, हाफ हाफ कट गया, दोनों के एरियाज निकल गए, हमारा आंसर आ गया। लिहाजा इस अप्रोच को हम फॉलो कर सकते हैं अगर किसी सवाल में हम फंसे तो। सही है, इस सवाल के सॉल्यूशन को भी कॉपी कर लें, अगर कब कर ही लिया होगा मेरे ख्याल से, कब से गुफ्तगू कर रहा हूं। कर लिया तो डन लिख दे, ताकि आगे बढ़ जाए भाई।
अच्छा देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें इस पेज पे तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सिमेट्री के सवाल मिलते हैं। अभी हम सिमेट्री के सवाल कर ही नहीं रहे, सिमेट्री की एक्सप्लेनेशन तो अभी हमने ली नहीं है, तो ये वाले सिमेट्री के सवाल छोड़ें। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जैसा क्वेश्चन नंबर 2, बस स्लाइड सा डिफरेंस ये है कि वहां पर साइड के जरिए हमने सिमिलरिटी देखी थी, यहाँ साइड एंगल साइड के जरिए सिमिलरिटी देखनी है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों को पार्ट बी में मिस प्रिंटिंग है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स लिखा है, एक्स कौन सा है तो मार्क कर ले, डीई जो है वो एक्स है, डीई इज एक्स। अच्छा, पार्ट ए में ट्राइंगल्स पी क्यू आर और एक्स वाई जेड सिमिलर है, हमें नजर आ रहा है कि अगर सिमिलर होंगे तो साइड एंगल साइड वाला केस लगेगा, उसके जरिए देखेंगे। तो देखते हैं, पी क्यू और एक्स वाई का रेशो है 1:2, 2/4। क्यू आर का और वाई जेड का रेशो है 3.2/6.4, ये भी 1:2 है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। यहां पर इंक्लूडेड एंगल एक जगह 25 है, एक जगह 50 है, तो हम बोलेंगे इंक्लूडेड एंगल यानी कि पी क्यू आर इज नॉट इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। लिख भी दें, इंक्लूडेड एंगल इज नॉट इक्वल। इंक्लूडेड एंगल को भी इसने जो है ना प्रोपोर्शनल बनाया हुआ है। अब एक बच्चा बेचारा जिसके शेकी कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसको अंदाजा नहीं हो रहा, वो तो बोलेगा अरे हाँ यार ये तो सिमिलर है क्योंकि एंगल्स भी प्रोपोर्शनल और साइड्स भी प्रोपोर्शनल। अरे भाई, एंगल्स प्रोपोर्शनल थोड़ी होते हैं, एंगल्स तो इक्वल होते हैं। तो 25 होता तो ये ट्राइंगल सिमिलर होते। तो हम बोल रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन इंक्लूडेड एंगल बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है, लिहाजा ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। और पार्ट बी जो है वो सिमिलर उसने बताया, उसके बाद रेशो बना के एक्स निकालेंगे। एक्स यहाँ पर डीई है, आराम से आप एक्स निकाल सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। सही है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में इतना कोई मसला नहीं है, रेपिटेशन है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 फिर हमारा जो है सिमेट्री का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में से एक सवाल कर लेते हैं, दोनों एक जैसे। 2001 और 2001 इंटरनेशनल एग्जाम, ये रेपिटेशन ही है, बस खाली वैल्यूज चेंज होती हैं, बाकी तो सब सेम है। तो हम एक सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। The ratio of the areas of the bases of two geometrically similar buckets is 4:9. The ratio of the areas of the bases of two geometrically similar buckets is 4:9. अच्छा, अब हमें एरिया जो है दो ज्योमेट्रिकली सिमिलर बकेट्स हैं, 3 डायमेंशनल शेप है, सिमिलर बकेट्स हैं, इसका मतलब तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। यहां पर एंगल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, ट्राइंगल तो है नहीं या कोई फिगर तो है नहीं, तो यहां पर सिमिलर बकेट्स हैं, इसका मतलब तमाम साइड्स का रेशियो सेम होगा, मतलब रेडियस हो या हाइट हो सब प्रोपोर्शनल होंगी, क्योंकि सिमिलर का लफ्ज एग्जामिनर ने बता दिया। अच्छा, एरिया का रेशियो भी होता है 3D शेप्स में, वॉल्यूम का रेशियो भी होता है, मास का रेशियो भी होता है, तो यहाँ वो सारी बातें यहाँ कनेक्टेड है। सबसे पहले एग्जामिनर ने मुझे कहा कि एरियाज का रेशियो, किसका एरिया, एरिया ऑफ बेसिस। एग्जामिनर बात कर रहा है एरिया ऑफ बेसिस की, मतलब ये जो बेस है, ये जो बेस है, इन बेसिस के एरिया की बात कर रहा है, ये भी सर्कल शेप्ड है, तो इनके बेसिस का रेशियो है 4:9। तो एरिया का रेशियो आ गया A1/A2 इज इक्वल टू 4/9। एरिया का रेशियो है 4/9। पार्ट ए में पूछा जा रहा है द एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द स्मॉलर बकेट इज 480। अरे रेशियो तो बेसिस का दे रहा है, रेशियो तो बेसिस के एरिया का दे रहा है, और एरिया जो है वो टॉप का देकर टॉप का एरिया मांग रहा है, ये क्या चक्कर है। तो भाई एक बात तो कंफर्म है ना कि अगर सिमिलर फिगर्स हैं तो एरिया का रेशियो थ्रू आउट सेम होगा। अगर टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकाला जाए तो भी 4:9, टॉप के एरियाज का रेशियो निकाला जाए तो भी 4:9, बेसिस के एरिया का रेशियो निकाला जाए 4:9, तो एरिया का रेशियो तो सेम ही रहेगा, लिहाजा टॉप के एरियाज का रेशियो भी 4:9 है। तो इसमें अब मुझे कहा, इसने एक एरिया दे दिया, एरिया ऑफ द टॉप इज 480, एरिया ऑफ द
टॉप ऑफ द स्मॉलर बकेट इज 480, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द लार्जर बकेट बताओ। अच्छा 4/9 आपको क्या लगता है, न्यूमरेटर लार्जर है या डिनोमिनेटर? तो वाजे है यहाँ पर 4/9, जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर लार्जर है, कॉमन सेंस की बात है। तो इसका मतलब जो अननोन एरिया है वो लार्जर वाले का है, तो हम क्या करेंगे, लार्जर वाले का अननोन नीचे रखेंगे, एक्स रख देते हैं लार्जर वाले को, और ऊपर एरिया 1 रख देते हैं 480, क्योंकि स्मॉलर एरिया दिया हुआ है और ऊपर 4/9 में स्मॉलर 4 है, लिहाजा 480 और 4 को आमने सामने रखा स्मॉलर को, और लार्जर नीचे एक्स, एरिया अननोन है और उसका रेशो है 9। सही है ना, स्मॉल अपॉन लार्ज चल रहा है। अगर हम देखें तो स्मॉल अपॉन लार्जर चल रहा है। हमने यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और एक्स आ जाएगा 480 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 4, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा पार्ट बी की जाने बढ़ते हैं। राइट डाउन, देखिए यहां पर की वर्ड है राइट डाउन। राइट डाउन का मतलब है कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं करनी, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। राइट डाउन द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द टू बकेट्स। हाँ भाई क्या कहते हो, हाइट्स का रेशियो कैसे आएगा, दो बकेट्स के एरिया का रेशियो पता है, हाइट का रेशियो कैसे आएगा? वेरी गुड, स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ एरिया, जबरदस्त, स्क्वायर रूट ऑफ 4/9, वेरी गुड ईशा, वेरी गुड सबा, जबरदस्त। देखिए हमें यह बात पता है कि एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 स्क्वायर। तो लेंथ की जगह तो मैं रेडियस भी ले सकता हूँ, हाइट भी ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ हाइट लिख देता हूँ, L1 अपॉन L2 की जगह H1 अपॉन H2 लिख देता हूँ। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 होल स्क्वायर। एरिया का रेशियो पता है 4/9, हाइट का रेशियो निकालना है, तो हाइट का रेशियो निकालने के लिए स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, और स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट को लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट जब लिया मैंने, ये कट गए, तो यहाँ पर हाइट 1 अपॉन हाइट 2 आ गया 4/9, सॉरी 2/3। लिहाजा यहाँ हाइट का रेशियो पूछा था, तो मैंने रेशियो दे दिया 2:3। ये हो गया हमारा पार्ट बी। पार्ट सी की जाने बढ़ते हैं। बोथ बकेट्स आर फिल्ड विद सैंड। देखिए अगर दोनों बकेट्स को पानी से भरा होता तो अंदर वॉल्यूम की बात होती, दोनों बकेट्स को सैंड से भरा है, लिहाजा मास की बात हो रही है। सीखा ये था कि जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वही मास का रेशियो भी होता है, जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वही मास का रेशियो भी होता है। वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए लेंथ के रेशियो का क्यूब, मास का रेशियो निकालने के लिए भी लेंथ के रेशियो का क्यूब। तो यहां पर भी एग्जामिनर ने कहा कि मास ऑफ सैंड इन द लार्जर बकेट इज 36, फाइंड द मास ऑफ सैंड इन द स्मॉलर बकेट। तो पहले तो मुझे मासेस का रेशियो पता होना चाहिए ताकि मैं एक मास जो दिया हुआ हो उसके जरिए दूसरा मास निकाल सकूं। तो ये भी बहुत सिंपल है, मास 1 अपॉन मास 2 इज इक्वल टू लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2। अच्छा हाइट का रेशियो निकाला हुआ तो मैंने h1 अपॉन h2 होल क्यूब कर दिया। अच्छा मास का रेशियो हाइट के रेशियो का क्यूब है, हाइट का रेशियो तो आ गया 2/3, 2/3 का क्यूब, और मास का रेशियो, मास ऑफ द लार्जर बकेट इज 36। तो आप याद रखें नीचे बड़ा रेशियो है, इसका मतलब लार्जर वाला मास नीचे आएगा 36, और न्यूमरेटर में स्मॉलर वाला आ जाएगा। फाइंड द मास ऑफ सैंड इन द स्मॉलर बकेट। तो x अपॉन 36, मास का रेशियो आ रहा है 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 8/27 आ रहा है। x अपॉन 36 इज इक्वल टू 8/27, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 36 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 27, द आंसर इज 32/3। अच्छा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर काट भी सकते हैं, 9 3s are 27, 9 4s are, सिंप्लीफाई करने के लिए
तो x हो गया पेपर 1 में, क्योंकि सवाल पेपर 1 का है लिहाजा विदाउट कैलकुलेटर करना है। जब विदाउट कैलकुलेटर करना है तो हमारे पास विदाउट कैलकुलेटर वाली स्किल्स होनी चाहिए, लिहाजा हमें विदाउट कैलकुलेटर सीखना चाहिए। कैलकुलेटर की मोहताजी से बेहतर है हम इंडिपेंडेंट हो जाए कैलकुलेटर से। तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 4 32 अपॉन 3। तो हम इसको आंसर एज इट इज भी दे सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन मिक्स में दे तो बेहतर, वरना एज इट इज भी दिया जाए तो कोई मार्क्स तो नहीं कटते। तो 10 होल 2/3 kg, ये आ गया मास ऑफ सैंड इन द स्मॉलर बकेट। बताएं पूरा सवाल आप सबको क्लियर है? किसी को किसी सवाल में किसी पार्ट में कोई डाउट तो नहीं है? पार्ट बी में क्या मसला है मुतहर? हाँ मुतहर, पार्ट बी में कोई मसला है? जी सर, मेरे को आपने ये एरिया 1/एरिया 2 इज इक्वल टू हाइट 1/हाइट 2, आपने ये कहाँ से ली? मतलब 4/9 था, तो आपने हाइट कैसे ले ली? रेशो, एरिया का रेशो दिया हुआ है ना, A1/A2 जो है वो L1/L2 का स्क्वायर होता है। तो लेंथ का रेशो मुझे, लेंथ या हाइट एक ही बात है, ये तो क्लियर है। जी तो एरिया का रेशो दिया हुआ है 4/9, तो मैं A1/A2 की जगह रख सकता हूँ 4/9। सर, एरिया का एरिया रेशो, बेसिस का दिया हुआ है रेशियो। तो बेटा थ्रू आउट द फिगर कहीं का भी बेसिस का हो टॉप का हो, एरिया का रेशो 4/9 ही होगा। अच्छा एरिया का रेशो 4/9 है। तो हाइट का रेशो निकालने के लिए, अच्छा मुझे बताओ अगर हाइट का रेशो दिया होता तो एरिया का रेशो कैसे निकालते? स्क्वायर करके निकालते। जी, तो यहाँ इसका पर एरिया का रेशो पता है और हाइट का रेशो निकालना है, तो अब हाइट का रेशो निकालने के लिए मैं स्क्वायर रूट करूंगा। मुझे अगर कोई बता दे 1/3 हाइट का रेशो है तो मैं क्या करूंगा? कहूंगा एरिया 1/एरिया 2 इज इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर। तो एरिया का रेशो आ जाएगा 1/9। सही है, समझ आए। तो अगर किसी ने यहाँ पर एरिया का रेशो बता दिया कि 1/9 है, और आप जो है वो लेंथ का रेशो निकालो L1/L2 होल स्क्वायर, तो एरिया का रेशो 1/9 पता है, लेंथ का रेशो निकालना है, तो स्क्वायर रूट करोगे तो लेंथ का रेशो आ जाएगा 1:3। 1/3। सही है। क्लियर हो गया? जी सही, बेहतरीन। सही है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो डिस्कस कर लिया, और जो डाउट था वो हमने क्लियर कर लिया। एक बच्चे को डाउट था, बाकी तो सबको क्लियर है, तो कोई इशू नहीं है। कॉपी कर लिया सबने? आगे बढ़े, एक सवाल मुझे और करवाना है। चले, कॉपी नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में कॉपी कर लीजिएगा अपनी कन्वीनियंस पे, ताकि हम एक और सवाल ट्राई कर सकें। चलें एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इन द डायग्राम, इसमें ना कुछ पिक्चर जो है उसमें मार्किंग हुई हुई है, तो मैं चाह रहा हूँ उसको इंडिपेंडेंटली दूसरा बना लूँ, अगर बन सकता है तो।
तो मैं नहीं चाह रहा कि कोई कंफ्यूजन आए, और मार्किंग के जरिए मैं कुछ मार्किंग क्योंकि करवाना चाह रहा हूँ खुद से, लिहाजा ज़रूरी है कि मैं जो है इंडिपेंडेंटली एक डायग्राम आपके सामने रखूँ। तो ये मुनासिब डायग्राम बन गया हमारा। अच्छा, अब देखते हैं, ये ए है, ये बी है, ये ई है, दिस इज एफ, दिस इज डी, दिस इज जी एंड दिस इज सी। सही है। अच्छा जी, अब क्या किया जाए, कैसे डील किया जाए सवाल को? तो मैं जैसे पहले बात कर रहा था, जब डायग्राम वाले सवाल आए, चाहे सिमिलैरिटी साबित करनी हो, चाहे कॉन्ग्रुएंसी साबित करनी हो, सवाल को पढ़ते जाएं, डायग्राम में मार्किंग करते जाएं। सवाल को पढ़ते जाएंगे, साथ साथ मार्किंग करते जाएंगे, वरना क्या होगा, चाहे हम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन की बात करें, चाहे सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी की बात करें, चाहे एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल की बात करें, जो आगे इंशाल्लाह यूनिट 7C में पढ़ना है, आपको हुनर ये डेवलप मैं वो हुनर डेवलप करवाना चाहता हूं कि हर सवाल आप इंडिपेंडेंटली कर सकें, बगैर किसी मसले के, बगैर किसी डाउट के। तो इसके लिए प्रैक्टिस जो मैं करवाना चाह रहा हूं, जो मैं बातें करता हूं, उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल फायदा होगा। और वो प्रैक्टिस ये है कि सवाल को पढ़ते जाएं और मार्किंग करते जाएं। जो इंफॉर्मेशन डायग्राम पे नजर नहीं आ रही लेकिन सवाल में लिखी हुई है, उसको डायग्राम का पार्ट बनाते जाएं, वरना जब पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ लेंगे और जब रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आप ब्लैंक हो जाएंगे, आप बोलेंगे ये क्या हुआ, समझ ही नहीं आएगा और घबराहट होगी। तो इसका तरीकाकार क्या बता रहा हूं, सवाल को पढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ डायग्राम में मार्किंग करते जाएंगे। तो इससे इंशाल्लाह ये होगा कि आपको जो है वो क्लैरिटी होगी कि किस तरह हमें काम करना है। सवाल पढ़ते हैं और उस अप्रोच को, उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं। अच्छा, इन द डायग्राम ABFG is a rectangle. ABFG is a rectangle. तो जैसे ही आपने ये पढ़ा ना रेक्टेंगल, तो आपने कहा यार रेक्टेंगल में जो जो चीजें होती है ना वो यहाँ इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ABFG रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि AB और FG बराबर होंगे, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड बराबर होती है और तमाम एंगल्स 90 होते हैं। और जो BF है वो इस पूरे के बराबर होगा, ये जो AG है, तो ये BC बराबर होगा AG के। और ABFG रेक्टेंगल है, इसका मतलब ये 90 एंगल्स होंगे सारे। रेक्टेंगल स्क्वायर में तमाम एंगल्स कॉर्नर्स के क्या होते हैं, 90। तो ABFG में जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ये तमाम के तमाम 90 डिग्री के होंगे और ऑपोजिट साइड बराबर होंगी। मैंने मार्किंग कर दी, सिंगल लाइन, डबल लाइन, डबल लाइन। इससे बहुत वाज़ेह फायदे होते हैं अगर आप साथ साथ मार्किंग करें। एक्सपीरियंस है, इसको फॉलो किया भी है और करवाया भी है और इससे बहुत फायदा हुआ है और चीजों बहुत आसान हो जाती है। तो इसको फॉलो किया करें, इस तरह मार्किंग किया करें जैसे सिखा रहा हूं। सिंगल लाइन, डबल लाइन, डबल लाइन, 90 डिग्री क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल है। आगे आए, BCDE इज अ स्क्वायर। BCDE इज अ स्क्वायर, इसका मतलब तमाम साइज बराबर होंगी। तो BC अगर ट्रिपल लाइन से डिनोट किया तो BE भी ट्रिपल लाइन, ED भी ट्रिपल लाइन, और फिर ये जो CD है ये भी ट्रिपल लाइन। सारी जो है वो बराबर होंगी और क्योंकि ये स्क्वायर है लिहाजा तमाम कॉर्नर्स 90 डिग्री के होंगे। तमाम कॉर्नर्स जो है 90 डिग्री के होंगे। तो ये भी साथ साथ मार्क करते जाएं। अब तक मैंने कुछ नहीं किया, अब तक मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन पढ़ी और उसको डायग्राम का पार्ट बनाया। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की बराबर, स्क्वायर की तमाम साइड्स बराबर, तमाम एंगल्स रेक्टेंगल के भी 90, स्क्वायर के भी 90। आगे आए चले, ACG and GFE are straight lines. ACG and GFE are straight lines. ये दो straight lines हैं। Part A, show that angle ABC is equals to angle FBE. Part A में क्या साबित करना है कि एंगल ABC जो है
अच्छा, बाज़ औक़ात वो इस तरह लिखता है ABC, बाज़ औक़ात एंगल ABC इस तरह लिखता है, और बाज़ औक़ात लिख कर देता है एंगल ABC। इन सब बातों का मतलब है एंगल B की बात हो रही है। तो साबित क्या करना है कि एंगल ABC जो है FBE के बराबर है। शो करना है ये हमें। कैसे शो किया जाए? ये शो करना है ना, इसमें वर्किंग किस तरह करनी है, बच्चों को ये समझ नहीं आता। बच्चे पिक तो कर लेते हैं सवाल को, समझ आने लगता है, लेकिन वर्किंग कैसे शो करें इसमें थोड़ा डाउट रहता है। तो बहरहाल वर्किंग के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जो वर्किंग मैं आपके सामने शो करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि दिस इज द ओनली मेथड, लेकिन हर किसी की वर्किंग मुख्तलिफ होती है। बहरहाल वर्किंग ऐसी हो जिससे एग्जामिनर को समझ आ जाए, आप खुद को समझा पाए एग्जामिनर के सामने, बस ये जरूरी है। अगर आपने अपना पॉइंट एग्जामिनर को प्रूव कर दिया कि आप समझ चुके हैं बात। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो वाजे है यार, ये तो पता ही है हमें, एग्जामिनर भी पता होगा। भाई देखें, बात सुने, जब शो वाले सवालात हो ना, तो आप ये समझें कि आपका एग्जामिनर पागल है या एग्जामिनर बच्चा है, वो कुछ नहीं जानता। आपने उसे हर एक बात बतानी है। अगर लेट सपोज स्क्वायर है और ABF वाला एंगल 90 है, ABF वाला एंगल 90 है ना, तो अगर आप कभी सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी शो कर रहे हो तो आप लिखें ABF इज इक्वल टू 90, ब्रैकेट में लिखे रीजन, बिकॉज ABF G इज अ स्क्वायर। उसको बताओ यार कि स्क्वायर है इसलिए तमाम एंगल्स 90 है, ये बात मैं जानता हूं। आप सोचो यार स्क्वायर है तो अंडरस्टूड, एग्जामिनर को पता है ये एंगल 90 है। अंडरस्टूड 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 कुछ नहीं होता भाई। जो चीज है जो आपने सोची, एग्जामिनर को लिख के बताओ, चाहे एग्जामिनर को पता हो चाहे ना पता हो। आपने उसे लेमैन समझ के हर एक बात समझानी है, इस चीज का ख्याल रखना है। तो मैंने कहा यार ABFG जो है स्क्वायर है। अच्छा, ABC और FB पहले देख लेते हैं, ABC और FB कौन से एंगल्स हैं। मैंने कहा ABC और FBE ये वाले एंगल्स हैं जो हमें साबित करने हैं। इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूं। ABC और FB ये वाले एंगल सेम साबित करने। कैसे साबित करें हम? तो हम एक गेम खेलते हैं, बड़ा आसान सा गेम खेलते हैं। हमने कहा लेट ABC इज इक्वल टू X। इससे वर्किंग थोड़ा सिंपल हो जाएगी। आप अगर आप बुक के पीछे सॉल्यूशंस देखें जो सॉल्व पास पेपर्स है, तो इसमें आपको तरीके कुछ और मालूम होंगे। मार्किंग स्कीम देखें तो उसमें कुछ और नजर आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज मुख्तलिफ होती है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा आसान वाला मेथड सिखाऊं। आपने कहा लेट ABC इज इक्वल टू X। हमें यही साबित करना है ना कि ABC और FB बराबर हैं। तो आप कर दें लेट ABC इज इक्वल टू X। जब ABC को आपने X प्रूफ किया, तो अगर FBE भी X प्रूफ हो गया तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब शुरुआत क्या की? लेट ABC इक्वल टू X। आगे बढ़ते हैं। ABC X है, तो भाई ये CBF क्या होगा? तो आप बोलेंगे CBF इज इक्वल टू 90 माइनस X। क्यों? बिकॉज ABF वाला एंगल 90 था, as ABFG is a square। अच्छा, इसमें मेरी कोशिश होती है मैं जितना क्लियर कर सकूं क्लियर करूं। एग्जामिनर को बिल्कुल नन्ना बन के समझाना है। एग्जामिनर नन्ना है, लेमैन है, वो कुछ नहीं जानता, आपने उसे सब बताना है। बिल्कुल इसी अजम्पशन पे आपने काम करना है। एग्जामिनर नोज नथिंग, यू हैव टू प्रूव ईच एंड एवरीथिंग टू द एग्जामिनर। तो मैंने कहा यार CBF 90 माइनस X है। क्यों भाई? क्योंकि ABF 90 था, और ABF 90 क्यों था? क्योंकि ABFG स्क्वायर था। हमने रेफर किया हर चीज को। फिर मैंने कहा कि CBF 90 माइनस X है, सही है, यहां लिख दिया आपने 90 माइनस X। तो ये FBE कैसे आएगा? तो फिर आपने कहा कि FBE इज इक्वल टू 90 माइनस X। FBE निकालने के लिए ये भी तो 90 है, तो इस 90 में से एक हिस्सा 90 माइनस X माइनस किया तो ये शो हो जाएगा 90 माइनस X। तो जगह 90 माइनस 90 प्लस X, 90 और 90 कट गया, आंसर आ गया X।
अच्छा 90 माइनस 90 माइनस एक्स क्यों हुआ? बिकॉज CBE इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा CBE 90 डिग्री क्यों है? अच्छा मैंने ये गलती से लिख दिया ABFG इज अ स्क्वायर, ABFG इज नॉट अ स्क्वायर, ABFG इज अ रेक्टेंगल। तो यहां लिख दे ABFG इज अ रेक्टेंगल। CBE इज इक्वल टू 90। CBE क्यों 90 है? as BCDE is a square। सही है। तो ABC को अगर x कहा, CBF 90 माइनस एक्स हो गया। क्यों भाई? क्योंकि ABF 90 था, उसमें से ABC माइनस कर दिया तो 90 माइनस एक्स आ गया। ABF 90 क्यों था? क्योंकि ABFG रेक्टेंगल था। वाजे कर दिया, हर बात वाजे। आप एग्जामिनेशन में जितना वाजे कर सके करें। जरूरी नहीं है कि हर वो स्टेप जो मैं जिस तरह डिटेल में फॉलो कर रहा हूं आप करें, लेकिन कोशिश जरूर करें कि जिस तरह मैं काम कर रहा हूं उस लेवल पे आप काम करें। उससे हल्का काम भी अगर आपका होता है तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है, टेंशन नहीं है। बहरहाल अगर फिर भी फुल मार्क्स नहीं मिलते तो इक्का दुक्का मार्क अगर लेट सपोज कट भी जाता है तो टेंशन नहीं है। वैसे तो मेरी कोशिश होती है बच्चों को बिल्कुल 100% के लिए तैयार करूं, तो आप पूरी कोशिश करें। लेकिन अगर अल्लाह ना करे ऐसे सवाल, क्योंकि इक्का दुक्का सवाल आते हैं, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी के एक सवाल आता है, तो अगर आपको डर लगे, आपको मुश्किल लगे तो घबराना नहीं है। बच्चे मैं कॉन्फिडेंस बच्चों में इसलिए देता हूं कि बच्चे जो है ना एक मुश्किल टॉपिक के चक्कर में अपना पेपर तबाह कर देते हैं, कहते हैं यार इतना मुश्किल सवाल हुआ नहीं। जो आपको मुश्किल एरिया लगता है उसको आप एंड में अटेम्प्ट करें। किसने कहा सबसे पहले उसे करें? एंड में अटेम्प्ट करें, कोई टेंशन नहीं है। एंड में अटेम्प्ट करें, लेकिन अटेम्प्ट अच्छी तरह करें, ये बात जरूरी है। अच्छा अब मैं बात कर रहा था FBE के बारे में। तो FBE एक्स साबित हो गया और ये वाजे तौर पे मैंने सारे स्टेप्स लिख दिए जिसके थ्रू ये FBE एक्स साबित हो गया। क्योंकि FBE एक्स साबित हो गया और ABC भी एक्स था, हेंस ABC is equals to FBE shown, hence shown, या सिर्फ shown लिख दें। मैंने पूरे स्टेप्स के जरिए साबित कर दिया कि ABC जो है FBE के बराबर है। ये हमारा पार्ट ए था जो हो गया। अच्छा पार्ट बी देखते हैं। Hence show that ABFG is a square। यहां कर रहा हूं पार्ट बी। Hence show, hence का मतलब क्या होता है? hence का मतलब होता है जो एग्जामिनर ने अब तक किया है, जो अब तक किया है या अब तक करवाया है हमसे, उसकी बेसिस पर साबित करना है। तो पार्ट बी में मुझसे साबित करवा रहा है कि ये ट्राइंगल प्रूव करो कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FBE। क्या साबित करना है? कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FBE कॉन्ग्रुएंट है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FBE। कैसे साबित किया जाए कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? तो कॉन्ग्रुएंसी के 4 टेस्ट दिमाग में घूमने चाहिए। कौन कौन से? SSS, SAS, AAS और RHS। अब इस कोशिश में लग जाएंगे किसी एक टेस्ट के थ्रू शो करना है। अच्छा हेंस तो पार्ट सी में इस्तेमाल किया, पार्ट बी में हेंस नहीं है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FBE। कॉन्ग्रुएंसी के 4 टेस्ट, उसमें से किसी एक का इस्तेमाल करें। कॉन्ग्रुएंसी साबित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? नाम का। मैंने कहा था नाम बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे काम नाम से होते हैं। तो एक नाम है ABC और एक नाम है FBE, इन नामों के थ्रू साबित करना है। तो स्टार्ट लेते हैं। पहले नाम से देखें, साइड्स देखें। पहले तीनों साइड्स देखेंगे वन बाय वन, फिर तीनों एंगल्स देखेंगे। इन 6 मेजरमेंट में से 3 मेजरमेंट्स अगर इक्वल निकल आई तो हम साबित कर देंगे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और 3 मेजरमेंट में से कम एक साइड होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी साबित करने के लिए। सिमिलैरिटी के लिए तीनों एंगल और कॉन्ग्रुएंसी साबित करने के लिए एक ना एक साइड होनी चाहिए। देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं AB और FB। डायग्राम में देखें AB और FB, क्या AB और FB बराबर है? ट्रिपल ए बेटा सिमिलैरिटी के लिए यूज होता है समीर। ट्रिपल ए इज यूज फॉर सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी में ट्रिपल ए वाला टेस्ट नहीं होता, ट्रिपल एंगल वाला टेस्ट सिर्फ सिमिलैरिटी में होता है। अच्छा हम बात कर रहे थे ABC और FBE ट्राइंगल।
मैंने कहा ए बी और एफ बी, देखिए क्या ए बी और एफ बी बराबर है? नहीं, ए बी और एफ बी बराबर नहीं है, क्योंकि अब तक जो इंफॉर्मेशन एग्जामिनर ने दी है उसके मुताबिक तो ए बी एफ जी रेक्टेंगल है, और हमने मार्किंग भी की हुई सिंगल डबल लाइन, दे आर नॉट इक्वल। चले, इसका मतलब ये नहीं देखना। अब दूसरा ट्राई करते हैं। पहले देखा करें डायग्राम में, पहले सोचें फिर डायग्राम में देखें, अगर डायग्राम में नजर आए इंडिकेशन तो फिर लिखें, लिखने से पहले डायग्राम देखा करें। चले, ए बी और एफ बी वाला प्लान फ्लॉप। बीसी देखते हैं, बीसी और बी, क्या बीसी और बी बराबर है? हाँ, BC इज इक्वल टू बी वाली बिल्कुल सही बात है, जो कि हमें डायग्राम में नजर आ रही है। क्यों भाई, रीजन क्या है? लिखिए रीजन क्या है। as BCDE is a square, as BCDE is a square, ये बात हमने लिखनी है। साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, बिल्कुल सही है। इक्वल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लिख दें, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लिख दें, किसी भी तरह आप ये इंडिकेशन दे दें कि क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए बराबर है। सही है, बिल्कुल सही। मुतर ये भी सही है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लिखना। अच्छा जी, फिर आ जाए थर्ड वाले पेयर पे, ए सी और एफ ई। क्या ए सी और एफ ई बराबर है? ए सी और एफ ई नहीं, ए सी और एफ ई के बराबर होने की कोई इंडिकेशन नहीं मिलती, कोई ऐसा डाटा नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि ए सी और एफ ई बराबर है। तो अब देखिए, अब तक तीनों साइड्स देखी, एक साइड इंफॉर्मेशन जो मौजूद है उसके मुताबिक सही है, बराबर है, बाकी दो साइड्स की कोई इंडिकेशन नहीं मिलती। इसका मतलब जब दो साइड्स नहीं है तो ना ट्रिपल एस यूज लग सकता है, ना एस ए एस लग सकता है। अब जो टेस्ट लग सकता है वो कौन कौन सा है? RHS भी लग सकता है और AAS भी लग सकता है। देखते हैं अब। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एंगल देखना शुरू करते हैं। पहले एंगल से स्टार्ट लेते हैं, एंगल ए, एंगल एफ। क्या एंगल ए एंगल एफ के बराबर है? नाम से पहले देखते हैं। BAC, देखें यहां पर, BAC, BAC 90 है। BFE, BFE भी 90 है। क्यों 90 है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। BFG 90 है तो BFE भी 90 होगा। तो यहां एक पहला फैक्ट, पहला एंगल बराबर निकल रहा है, कौन सा वाला? BAC, फर्स्ट वाला एंगल कवर हो रहा है। BAC इज इक्वल टू BFE इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, BAC तो 90 था, क्यों? क्योंकि ABFG रेक्टेंगल है, ABFG इज रेक्टेंगल। वैसे यहाँ इतना हमने ऊपर भी शो किया है तो यहाँ लिखना जरूरी तो नहीं है, ऊपर भी हमने काफी कुछ लिखा है, लेकिन मैं फिर भी एहतियातन लिख रहा हूँ। ABFG रेक्टेंगल है एंड BFGA स्क्वायर है, लिहाजा स्ट्रेट लाइन की वजह से BFE भी 90 होगा। तो ये दोनों एंगल 90 हो गए। ये भी लिखना चाहते हैं, स्ट्रेट लाइन है, लिहाजा BFE जो है वो 180 माइनस 90 होगा, तो ये भी लिख दें। बहरहाल हर चीज वाजे हो रही है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ एक और चीज लिख दें, GFE इज अ स्ट्रेट लाइन। ये भी इसने लिखा था, शायद कहीं लिखा था। हाँ, GFE इज अ स्ट्रेट लाइन, देखे लिखा हुआ है, GFE इज अ स्ट्रेट लाइन। उसी की बात जो उसने बताई है ना, उसी को पलटा दें, वही बात जो एग्जामिनर डायग्राम सवाल में बता रहा है उसी को लिख दें, तो बात क्लियर हो जाएगी। हम ये ना सोचेंगे एग्जामिनर ने लिखा है तो उसको तो पता ही होगा। जब प्रूफ कर रहे हैं उसको वापस लिखें, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि हम हर चीज को पढ़ के समझ रहे हैं। चले, एक चीज आ गई, दूसरी चीज आ गई, दूसरे एंगल की तलाश में लगते हैं। ABC वाला एंगल देखिए, ABC, हाँ ABC वाला X है, और FB, अरे वाह, ये तो हमने पार्ट ए में शो किया था। ABC इज इक्वल टू FBE, ये भी बराबर है। क्यों बराबर है? तो यहां लिखा शोन इन पार्ट ए, शोन इन पार्ट ए। ये तो पार्ट ए में हमने खुद शो किया है, आपने शो करवाया मुझसे। पहला फैक्ट साइड वाला, दो बाकी दो मेजरमेंट्स एंगल्स वाली। कौन सा केस है भाई? हेंस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FBE। अच्छा, सिमिलैरिटी में टेस्ट का रेफरेंस देना नहीं होता। हम लिखते हैं एज ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। वहां टेस्ट का रेफरेंस, एग्जामिनर की प्रैक्टिस नहीं है टेस्ट का रेफरेंस देना। एग्जामिनर की प्रैक्टिस कांग्रेंसी में है कि टेस्ट का रेफरेंस दिया जाता है। तो ट्राइंगल ABC FBE के बराबर है। क्यों?
AAS के मुताबिक, AAS प्रॉपर्टी। वेरी गुड, काफी पार्टिसिपेशन आ रही है मुतहर सबा, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन, बिल्कुल सही है। AAS के मुताबिक ये क्या है, ये है कॉन्ग्रुएंट, सही है भाई। चलें, ये भी हमने साबित कर दिया। पार्ट सी करते हैं। हेंस शो, हेंस इसका मतलब अब तक जो काम किया उसकी बेसिस पर। अच्छा, एक बात और याद रखें, जब किसी पार्ट में कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलैरिटी साबित करवाई जाए तो साबित करने के लिए तो हमें 3 मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं, लेकिन एक दफा साबित हो जाए, ट्रायंगल्स एक दफा साबित हो जाए सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट है, तो बाकी 3 साइड्स के बारे में या बाकी 3 एंगल्स के बारे में भी, बाकी 3 मेजरमेंट्स के बारे में हम कुछ कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं। जैसे सिमिलैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल साबित हो जाए तो फिर हम समझ जाएंगे कि तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। हालांकि साबित हमने प्रोपोर्शनल साइड्स की बेसिस पे नहीं किया होता, साबित हमने एंगल्स की बेसिस पे किया होता है, लेकिन फिर हम उस फैक्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर साबित हो गए। इसी तरह यहां पर कॉन्ग्रुएंसी साबित करने के लिए हमने डबल ए, 2 एंगल और एक साइड का इस्तेमाल किया, लेकिन एक दफा कॉन्ग्रुएंसी साबित हो गई तो बाकी 2 साइड्स और एक एंगल भी बराबर हो गए, तो बस उसी की बेसिस पर पार्ट सी साबित करना है। इसने लिखा हुआ है हेंस, अगर ये हेंस ना लिखता तो भी अंडरस्टूड है कि कभी अगर कॉन्ग्रुएंसी साबित करने के बाद कोई पार्ट आया या सिमिलैरिटी साबित करने के बाद कोई पार्ट आया तो उसका ताल्लुक उस साबित करदा चीज से होगा। देखिए, सवाल तो मैं कितनी देर से क्वेश्चन 10 करवा रहा हूं, लेकिन मैं इतनी डिटेल में इस पे क्यों बात कर रहा हूं, सिर्फ इसीलिए ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन हमें ना रहे। तो अब तरीकेकार क्या है, डिटेल में बताने का मकसद है कि आगे सवाल आप लोग करने हैं आप लोगों ने और फीडबैक शेयर करना है। तो क्या तरीकेकार होगा भाई, आपने डिटेल में सवाल देखना है, हर इंस्ट्रक्शन को डायग्राम का पार्ट बनाना है, हर इंफॉर्मेशन को डायग्राम का पार्ट बनाना है, और फिर जब कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी साबित हो जाए उसको इस्तेमाल करते हुए अगले पार्ट्स करने। पार्ट सी है होगा पार्ट बी के बेसिस पर। कैसे, हेंस शो दैट ABFG इज अ स्क्वायर। अरे आप तो खुद बोल रहे हो कि ABFG रेक्टेंगल है, अब मुझसे ये साबित करवा रहे हो कि ABFG स्क्वायर है, तो ये कैसे साबित होगा कि ABFG स्क्वायर है। तो देखिए, एक बात याद रखें, सर रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे हो सकता है, तो बेटा एक बात मैं आपसे एक फैक्ट शेयर करता हूं। Every square is a rectangle, but every rectangle is not a square. Every square is a rectangle, but every rectangle is not a square. Similarly, एक बात, every dog is an animal, but every animal is not a dog. है ना, ये बात कहना दुरुस्त है कि हर डॉग एक एनिमल है, लेकिन हर एनिमल डॉग है, ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह हर स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, क्योंकि रेक्टेंगल कहता है रेक्टेंगल की कंडीशंस कम स्ट्रिक्ट है, स्क्वायर की कंडीशन ज्यादा स्ट्रिक्ट है। रेक्टेंगल कहता है ऑपोजिट साइड्स बराबर, तमाम साइड्स परपेंडिकुलर, तो स्क्वायर इस डेफिनेशन को पूरा करता है, हर स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, लिहाजा हर स्क्वायर रेक्टेंगल की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर नहीं, हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल को स्क्वायर होने के लिए ऑपोजिट साइड्स नहीं, सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए, तो हर रेक्टेंगल की सारी साइड्स बराबर नहीं होती, लिहाजा एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। लेकिन यहां पर जब रेक्टेंगल को साबित कर दिया गया, जब उसने बोला स्क्वायर साबित करो, तो ऐसा मुमकिन है कि रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाए, वही रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाए अगर उसकी ऑपोजिट साइड्स के साथ साथ सारी साइड्स बराबर हो जाए। तो हमें ये साबित करना होगा कि रेक्टेंगल में तो AB और GF बराबर होती, हमें ये साबित करना है कि AB और F भी बराबर है। कैसे साबित होगा, तो भाई देखें,
पार्ट बी में हमने साबित किया कि ट्राइंगल एबीसी और एफबी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एफबी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लिहाजा क्योंकि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो अब कॉन्ग्रुएंसी साबित होने के बाद तो तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है। तो यह नाम जरा देखें, ए बी इज इक्वल टू एफ बी। देखें कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ए बी इज इक्वल टू एफ बी। अब तक ये रेक्टेंगल था ए बी एफ जी, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ए बी और जी एफ बराबर थे और बी एफ और ए जी बराबर थे। अगर ये ए बी और बी एफ बराबर हो गए तो चारों साइड्स बराबर हो गई। तो ये ए बी और एफ बी बराबर क्यों है, ए बी इज इक्वल टू एफ बी, क्यों, एज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ बी, क्योंकि हमने खुद साबित किया कॉन्ग्रुएंट, लिहाजा एफ बी और ए बी बराबर है। हेंस ऑल साइड्स आर इक्वल। कौन कौन सी साइड्स इक्वल है, ए बी बी एफ के बराबर है और ए बी एफ जी के बराबर तो पहले से ही था, और बी एफ जो है वो जी ए के बराबर थी। तो सारी साइड्स बराबर हो गई। ये एंड वाली बात ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बस ये हाईलाइट करना था ए बी इक्वल टू एफ बी है। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी एफ बी से कॉन्ग्रुएंट है। लिहाजा ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ए बी एफ जी आर इक्वल, देयरफॉर दिस रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। सही है, बात समझ आ रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमने साबित कर दिया। उसके बाद काफी सारे सवाल आते जो आपने करने, काफी हमने क्लास को एक्सटेंड कर दिया एक सवाल के चक्कर में। सवाल एक उठाया था, एक छोटा सा था, लेकिन डिटेल में एक्सप्लेनेशन करनी पड़ी। लिहाजा इसके जरिए काफी लर्निंग हुई होगी। इसकी बेसिस पे आपको समझ भी आया होगा कैसे सवाल प्रूफ करने। स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी आराम से कर लीजिएगा, अगर नहीं किया क्लास एंड करनी है। ए बी और एफ बी के इक्वल होने से सारी साइड इक्वल क्यों है, सवाल। देखिए ए बी और जी एफ बराबर है, रेक्टेंगल है ना, तो ए बी और जी एफ बराबर है और बी एफ और ए जी बराबर है। तो ए बी और जी एफ तो बराबर थे ही और बी एफ और ए जी बराबर थे ही। तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ए बी और बी एफ अलग अलग थे। अब जब ए बी और बी एफ बराबर हो गए तो जो बी एफ है वही ए जी है और जो ए बी है वो जी एफ है। तो ए बी जी एफ बी एफ ए जी सब बराबर हो गए। दोहा बात क्लियर हो गई। दो दो तो सेम थे ही ना, ए बी और एफ बी बराबर नहीं थे, वो बराबर हो जाएंगे तो सारी ऑपोजिट तो बराबर थी। लिहाजा सिर्फ ए बी और एफ बी के बराबर होने से ये साबित हो गया कि सारी बराबर है, क्योंकि ऑपोजिट तो बराबर थी, बस जो बराबर वाली थी एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड तो बराबर होती है, एडजेसेंट साइड रेक्टेंगल की बराबर नहीं होती, तो यहाँ एडजेसेंट साइड भी बराबर हो गई। सही है जनाब, सही है। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अल्लाह के फजल से हमने काफी कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स किया। इस नॉलेज को रिवाइज कीजिएगा, इन सवालों को जरूर रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद मजीद सवाल ट्राई करके नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।